वेलकम। रियल्टी सेक्टर की सबसे बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं ताकि आप ले सके अपने रियल एस्टेट खरीदारी या निवेश के लिए इन्फॉर्म डिसीजन। आप देख रहे रियल एस्टेट टीवी, मैं हूं कविता कृष्णन। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र को मिला देश का पहला रियल एस्टेट रेगुलेटर, पर क्या रेगुलेटर बनने से सही मायने में बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी कि वो पेपर टाइगर बनकर रह जाएगा? रियल एस्टेट टीवी में आज हम इसी मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे और क्या है खास इस हफ्ते के एपिसोड में। देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी डीएलएफ के सीएफओ अशोक त्यागी के साथ करेंगे खास चर्चा। देखेंगे क्यों छोटे शहर बनने लगे हैं रिटेलर की पहली पसंद। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे देश के पहले रियल एस्टेट रेगुलेटर पर। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के हाउसिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। अब राज्य सरकार को केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अपना रेगुलेटर खुद बना सकते हैं। आपकी हमारी रियल एस्टेट खरीदारी पर गहरा असर रखने वाले इस एक्ट पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बिल्डरों के संगठन नरेडको के प्रेसिडेंट सुनील मंत्री और प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के ईडी गुलाम जिया। स्वागत है आप दोनों का। सुनील जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने बहुत इस पर चर्चा किया है, सरकार के साथ काफी मीटिंग्स की है। एक्ट जिस रूप में आया है बनकर, क्या आप इससे खुश हैं? मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल है। महाराष्ट्र ये सब बातों में काफ़ी आगे रहा है। अगर आप गौर करेंगे कि मोफा जो 1963 करीबन 60 इयर्स के पहले मोफा सबसे पहले कंट्री में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू किया, उसी के बाद ये रेगुलेटर सबसे पहले इंडिया में लागू करने वाला स्टेट महाराष्ट्र है। मुझे लगता है इसके दोनों पहलू है। डेवलपर के लिए एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना है। काफ़ी डेवलपर इस पे कुछ निराशाजनक है, परंतु मुझे ये मानना है कि सरकार इस प्रकार का कुछ न कुछ रेगुलेटर काफ़ी वर्षों से चाहती थी। इसका प्रयास 2007-8 से महाराष्ट्र ने पहल की थी। तो मुझे लग रहा है ये सबसे पहले रेगुलेटर आया है और ये दोनों तीनों सेगमेंट्स, मतलब कंज्यूमर, डेवलपर प्लस गवर्नमेंट, ये तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसमें डेवलपर्स के कुछ दायित्व है, कंज्यूमर के कुछ दायित्व है और साथ में गवर्नमेंट के अप्रूवल प्रोसीजर प्रणाली, उसके बारे में भी कुछ लिखा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट होगा। और हम जैसे महाराष्ट्र में मोफा से यूज टू है, हर एग्रीमेंट मोफा के तहत रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये रेगुलेटर भी हमें शायद कंफर्टेबल हो जाएगा। गुलाम, ये बताइए क्या ये मोफा जितना इफेक्टिव होगा? क्योंकि एक्टिविस्ट का तो कहना यही है कि कानून को काफ़ी डाइल्यूट किया गया है, खासकर मोफा में जो वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करने वाला जो प्रोविजन था उसे यहाँ पर हटा दिया गया है। देखिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि जो क्रिमिनल जो एक्ट लागू किया जाए या क्रिमिनल सज़ा अगर किसी डेवलपर को दी जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंट साबित हो सकता था कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या डेवलपर हूँ तो मुझे इस क्लॉज के डर से शायद मैं बिज़नेस ना कर पाता। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मोफा में भी ये रहा है तो अब तक मैंने आज तक किसी डेवलपर को इसके तहत किसी क्रिमिनल चार्ज के अंदर जाते हुए नहीं देखा है। अगर इस तरह का कोई क्लॉज पहले से मौजूद था जिसकी कोई ज़रूरत गुंजाइश नहीं थी, अगर उसे हटा दिया गया है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे एक और कंपैरिजन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह के किसी और रेगुलेटर में, चाहे वो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, ट्राई हो या इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी हो या सेबी हो फॉर दैट मैटर, कहीं पर भी इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस की गुंजाइश नहीं है। तो पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट और डेवलपर्स के लिए सोचा गया था। क्यों सोचा गया था उसको मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश जरूरत नहीं थी। ये क्रिमिनल चार्जेस के मुद्दे को अलग रखे तो क्या आपको लगता है कि एक्ट को किसी तरीके से डाइल्यूट किया गया है जो ड्राफ्ट आया था उसके मुकाबले? देखिए, जो ड्राफ्ट है, जहां तक सेंटर का सवाल है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि हाउसिंग इज अ स्टेट मैटर। सेंटर जो कुछ भी जो रेगुलेशंस वगैरह बताते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सजेस्टिव उनका एक मैकेनिज्म है। अल्टीमेटली ये दायित्व है स्टेट्स का कि अपना अपना स्वयं रेसिडेंशियल या हाउसिंग का बिल बनाए और उसमें उन्होंने एक सजेशन दिया था। हमारे महाराष्ट्र ने उस सजेशन को मान्यता नहीं दी है क्योंकि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। तो उसमें मुझे कोई इतना ऐसा नहीं कह सकते कि उसे बहुत डाइल्यूट किया गया, मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट आई डोंट एक्सेप्ट दैट। जी मंत्री जी, माड़ा MMRDA रीडेवलपमेंट में जो फ्री सेल कंपोनेंट है, यानी आपके सप्लाई का एक जो बल्क
हिस्सा है जो मार्केट में आने वाला सप्लाई का, उसको इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़े तबके को अब रेगुलेटर का फायदा नहीं मिलेगा? जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न वाली कंपनी हो, जब वो डेवलपर के तरीके से काम करती है, मोफा के तरीके से काम करती है, तो उसे रेगुलेटर के दायरे में लाने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से इस बारे में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि म्हाडा, सिडको या जो भी प्राधिकरण है, ये रियल एस्टेट का जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेटर के अंदर लाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि जब भी हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, परमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, हम तभी रेगुलेटर के पास अपनी फाइल डाउनलोड करें। यानी हमें ये चाहिए कि रेगुलेटर जो भी फाइल की प्रिस्क्राइब टाइम है, मतलब आपको बिल्डिंग परमिशन मिलने की 60 डेज की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की है, तो रेगुलेटर उसे भी मॉनिटर करे। खाली डेवलपर के वो एक प्रकार से और रेगुलेट हम नहीं करें। जी, अप्रूवल्स पर आगे बात करेंगे, वक्त हो चला, लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन देश के पहले रियल एस्टेट रेगुलेटर पर चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी, जहां महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटर पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे एक्सपर्ट सुनील मंत्री, गुलाम जिया हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, ब्रेक के पहले आप जैसे बता रहे थे कि अप्रूवल में बहुत टाइम लग रहा है, बिल्डरों को डर था कि इससे रेड टेप बढ़ेगा। क्या आपको अभी भी ऐसे ही लग रहा है? सबसे पहला मुद्दा आप ये ध्यान में रखिए कि ये सेक्टर वैसे ही ओवर रेगुलेटेड है। हर दिन कोई ना कोई नया रेगुलेशन हमें फेस करना पड़ता है। रिसेंटली वैट डिपार्टमेंट आ गया है, उसके बाद सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट आया है, इसके पहले से टीडीएस डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट्स आए हैं। मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली ये सेक्टर को हम कितना रेगुलेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका प्राइस इम्पैक्ट और प्राइस फैक्टर अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होता है। ये सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण कारण परमिशंस डिले और जो करप्शन की बात कही जाती है, वो उसका एक सबसे अहम मुद्दा है कि रेड टेपिज्म है। हर परमिशन, करीबन 60 परमिशंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या अन्य डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि जब रेगुलेटर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र में, रेगुलेटर ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स परमिशंस देती है उसे भी अंकुश रखे। हम ये चाहते हैं कि अगर 60 डेज में परमिशन देने का कहीं प्रावधान किया है, वो एनवायरमेंट की एनओसी हो या बिल्डिंग प्लान की हो या फायर फाइटिंग की एनओसी हो, तो जब भी हम एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं, उसकी एक फाइल हम लॉगिन करेंगे रेगुलेटर के पास, और रेगुलेटर उसे मॉनिटर करें कि विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ये परमिशन वो व्यक्ति को मिली है या नहीं मिली है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स है उसका भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स की भी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल कविता, क्योंकि आप ये फर्ज करिए कि हमारे पास पूरी बिल्डिंग परमिशन भी मिलती है, और आप ये फर्ज करिए कि हमने बिल्डिंग बना भी ली, फिर भी वाटर लेना है, इलेक्ट्रिसिटी लेना है, या सीवेज कनेक्शन लेना है, या अन्य काफ़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिलेटेड या स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं। अगर वो व्यक्ति हमें वाटर कनेक्शन नहीं देगा तो हम बिल्डिंग ऑक्यूपेशन के लिए कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? गुलाम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें ये भी है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होगा उसका 10% हिस्सा फ्लैट्स का रेगुलेटर के पास रहेगा जब तक पोजीशन या ओसी नहीं मिल जाता है प्रोजेक्ट को। इससे ग्राहकों को कितना फायदा होगा? देखिए, एक चीज़ जो देखी गई है कि कुछ डेवलपर्स, हम ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर सकते, कुछ डेवलपर्स जो अनस्क्रूपलस, जिनके कारण इंडस्ट्री बदनाम हुई है, देखा गया है कि एक बार जब सारे फ्लैट बिक जाएं तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट में थोड़ा कम होता देखा गया है। तो इस वजह से रेगुलेटर में ने इस एक्ट में ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है कि यू शुड हैव सम स्किन इन द गेम, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में बना रहे, तो आखिर तक आप वो 10% जो मकान है उसे एस्क्रो में जमा करके रखें, पूरा का सारा बेच के आप निकल ना जाएं। इस ख्याल से इस चीज़ को रखा गया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है, और इसका ख़रीदार पर डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बिल्डर जो है वो आखिर तक पोजीशन देने तक इस प्रोजेक्ट में खरीदार के साथ बना रहेगा। दोनों से एक आखिरी सवाल, दूसरे रेगुलेटर जब आए, जैसे TRAI जो आपने बताया, जब टेलीकॉम रेगुलेटर आया, हमने देखा कि वहाँ पर कॉस्ट जो है काफ़ी रैशनलाइज हो गए थे, कीमतें रैशनलाइज हो गई।
क्या आपको लगता है कि इसके आने से रियल एस्टेट में भी कीमतें जो है रैशनलाइज होगी, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है? सुनील जी। कविता, ये आई थिंक रियल एस्टेट क्षेत्र ऐसा है कि जो लैंड से रिलेटेड है, मतलब आपके कॉस्ट कंपोनेंट में 50 to 80% लैंड कंपोनेंट है। लैंड के कंपोनेंट पे सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो मुझे लगता है कि अन्य रेगुलेटर के मुकाबले ये डिफरेंट है। मतलब ट्राई में जैसे आपको या अन्य फॉर एग्जांपल एविएशन, सिविल एविएशन हो, उसमें पूरी कंट्रोल या जो भी स्पेस है वो आपको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देती है। यहाँ की लैंड ये फ्री कंपोनेंट है, ट्रांसफरेबल कंपोनेंट है। तो आपको नहीं लगता है कि कॉस्ट यहाँ पर मुझे लगता है कॉस्ट के लिए कोई भी सरकार इस पे कंट्रोल नहीं रख सकती है किसी भी प्रकार से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये भी नोट किया होगा, म्हाडा या MMRDA जब भी अपने चीजों की ऑक्शन करने की कोशिश करती है, मुझे लगता है उनकी प्राइसिंग हमारे से भी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कॉस्ट नियंत्रण करने का रेगुलेटर के माध्यम से सरकार का कोई प्रयास है, क्योंकि सरकार अगर कोई जमीन हमें एक्स प्राइस में नहीं दे सकती तो उसे सेल प्राइस रिस्ट्रिक्ट करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे लग रहा है मार्केट फोर्सेस प्राइसिंग फैक्टर डिसाइड करेंगे। सिर्फ यह सेक्टर में जो ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता थी वो कुछ हद तक रेगुलेटर काम करेगा। हमारे पास मोफा भी है और अब रेगुलेटर आने से मुझे लगता है एक सेक्टर में जो भी थोड़ी कमियां थी या सरकार का प्रयत्न था कि इस प्रकार का कोई हम कानून में संशोधन करें, तो मुझे लगता है वो कुछ हद तक कंज्यूमर को इसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जी, इनको तो नहीं लगता कि कीमतें रैशनलाइज होगी। गुलाम, आपको क्या लगता है? मैं भी बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्लैरिटी से उन्होंने बताया, डिटेल में बताया है कि मार्केट फोर्सेस प्राइस डिसाइड करती हैं। इस एक्ट का जो मकसद है, जो फंडामेंटल आइडिया है, वो सिर्फ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना है। इससे प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आ सकता, सिर्फ इससे कोई इफेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप ट्राई वगैरह की भी बात कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पैक्ट आया है वो सिर्फ कंज्यूमर बेस को ब्रॉडन करने की वजह से प्राइसेस कम हुए हैं। तो जो चीज़ आप 32 रुपये पर मिनट आप दिया करते थे वो आज वो 1 रुपये से नीचे आ गया, महज इसलिए कि आज हर सब्जी वाले के पास मोबाइल है। तो अगर उसी तरह से हम रियल एस्टेट को भी देखना चाहें, अगर हम ये कोशिश करें कि हर सब्जी वाले के पास भी मकान हो, तब प्राइजेज में कुछ सुधार आ सकता है, तब तक नहीं होगा। और जहां तक इस एक्ट का सवाल है वो उस चीज़ को हल नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी की बात बता रहा है। जी, तो कीमतें रैशनलाइज हो या ना हो, रेगुलेटर के बनने से एक बात तो साफ है कि रियल एस्टेट में अब खरीदारी या निवेश का फैसला आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स को देना होगा फुल डिस्क्लोजर। चर्चा हमें यहीं खत्म करनी होगी। सुनील जी, गुलाम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के बाद देखेंगे देश के सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF के CFO के साथ एक खास चर्चा। अब वक्त है देश की टॉप रियल्टी कंपनी DLF के साथ हमारी खास चर्चा की। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे DLF के CFO अशोक त्यागी। त्यागी जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। अमान रिजॉर्ट्स आपने हाल में ही बेचा है, उससे आपका कर्ज कितना घटा है? $358 मिलियन का डील हुआ है। ये पैसा पूरी तरह से आ चुका है और जैसा कि हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले अपनी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमारा जो नेट डेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 17,500 करोड़ के लेवल पे आ गया है और हमारी यही उम्मीद है कि मार्च एंड में ये नंबर 17.5 से लेके 17.25 के बीच का रहेगा और अगले फोर्सिएबल 3-4 क्वार्टरों में ये नेट डेट का नंबर ब्रॉडली इसी नंबर के अराउंड रहने की हम लोग को एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो मेन सेल्स का मार्केट है उसमें थोड़ी सी अभी धीमी है सेल्स हमारी का पूरी इंडस्ट्री की। सो हेंस वी एक्सपेक्ट कि नेट डेट का नंबर 17.5 पे हम लोग ले आए हैं एंड ब्रॉडली इस नंबर के अराउंड रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स तक। जी, अगले साल यानी FY15 में आप कर्ज कितना घटाएंगे? क्या होगा आपका माइलस्टोन? मैं FY15 का माइलस्टोन अभी देना शायद प्रीमेच्योर मानता हूं, बट हर हालत में ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं, मैं दोबारा आपके शो पे भी कहूंगा आपके व्यूअर्स से कि एज अ कंपनी हम मानते हैं कि वो डेट लेवल जो हमारे रेंटल एसेट सपोर्ट कर सकते हैं एक सेल्फ सस्टेनिंग मोड में, वो डेट लेवल हमारे लिए हेल्दी है। सो आज की तारीख में मेरा जो रेंटल रन रेट है वो तकरीबन 2,000-2,100 करोड़ के बीच का है, विच मीन्स कि अबाउट 12,500 to 13,000 करोड़ तक का डेट लेवल हम लोग सस्टेन कर सकते हैं एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑटो मोड में। ये नंबर जब हमारा मॉल ऑफ इंडिया नोएडा इस साल के एंड तक यानी कि 14-15 के एंड तक
कमीशन हो जाएगा, ये नंबर बढ़ जाएगा और ये जो सेल्फ सस्टेनिंग डेट है ये अबाउट 14,000 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। सो क्लियरली 18 और 14 का जो फासला है वो फासला हम लोग दूर करना चाहते हैं, मगर क्योंकि मार्केट्स को अभी शायद उठने में कुछ क्वार्टर्स लग जाएं, इसलिए वो उसमें थोड़ा सा शायद देर लगेगी, बट इवेंचुअली जो हमारा हेल्दी लेवल है डेट का वो लेवल है जो हमारे रेंटल एसेट्स ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अबाउट 14,000 लगता है। जी, लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। लॉन्चेस का पाइपलाइन किस तरह दिख रहा है? क्या बाजार में मंदी की वजह से आपको लॉन्चेस डिले करने पड़े थे और सेल्स में क्या कोई पिकअप हुआ है? तो लॉन्च स्टैंड पॉइंट से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वर्चुअली वो सारे के सारे हम लॉन्च कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रॉम समथिंग जो कि शायद 30 या 35 लाख के बजट में लखनऊ में लॉन्च हुआ है, टू द प्रॉपर्टीज जो कि DLF 5 में है, जिनकी वैल्यू कई करोड़ों की है, हमने सारे अक्रॉस द बोर्ड हमारे प्रोडक्ट्स विद अप्रूवल इस समय लॉन्च्ड हैं। ये आपकी बात सही है कि सेल्स बुकिंग Q3 में थोड़ी सी धीमी थी, क्योंकि जो माहौल है और जो मार्केट है वो इस समय थोड़ा सा धीमा है। हमारी उम्मीद, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, कि शायद अभी 2-3 क्वार्टर लगेंगे इस पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से संभलने में और स्टेबल होने में। तब तक आई थिंक शायद इंडस्ट्री को ये कंपैरेटिवली इस तरह के मार्केट से हैंडल करना पड़ेगा। इस दौरान ऑब्वियसली हमारे सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। हमें उम्मीद है कि डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग अपनी रुचि दिखाते रहेंगे खरीदने में, बट ये सही बात है कि जो पेस ऑफ सेल है वो शायद अभी 2-1 क्वार्टर लगेंगे उसे पूरी तरह से अपने नॉर्मल मोमेंटम में आने में। तो देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी को अगले 2 तिमाही यानी करीब 6 महीने तक तो माहौल थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि मार्केट में पिकअप दिखेगा। शुक्रिया त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलेंगे शॉपिंग पर किसी छोटे शहर में। जी हाँ, छोटे शहरों में रिटेलरों को बिग बिजनेस दिख रहा है। व्हाइट गुड्स रिटेलर क्रोमा अपने ज्यादातर नए स्टोर्स टियर 2 मार्केट्स में खोल रहा है, तो प्राइवेट इक्विटी फंड जैंडर की कंपनी वर्चुअस रिटेल ने अपनी शुरुआत ही सूरत से की। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL की हाल में आई रिपोर्ट में भी साफ है कि छोटे शहर रिटेलरों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ज़ारा, बॉडी शॉप, मार्क्स एंड स्पेंसर, कैल्विन क्लाइन या फ्रेंच कनेक्शन, ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए आपको मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ये ब्रांड्स अब आपके पास चल कर आएंगे। अब टाटा की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी क्रोमा को ही ले। हाल ही में कंपनी ने पंजाब में जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट और महाराष्ट्र में नासिक में आउटलेट खोले हैं। यहाँ पर इतना फायदा हुआ है कि 2015 में वो चंडीगढ़ और सूरत में बिजनेस बढ़ाएंगी और जयपुर में भी दुकान खोलेगी। क्रोमा को छोटे शहर में बिजनेस बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। छोटे शहरों में ये देखा गया है, जैसे प्रवोक का जो मॉल औरंगाबाद में बना हुआ है, या आप काफ़ी सारे मॉल जो सूरत और बड़ौदा और इवन राजकोट में जो बने हुए हैं, इंडिविजुअल ओनर्स है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद के शोल्डर के ऊपर और बहुत अच्छी तरह से वो मॉल को रन करते हैं। रिटेलर्स को काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलता है, उनके कैंप के जो चार्जेस होते हैं वो सही होते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL के मुताबिक छोटे शहरों में नौकरियों के मौके और लोगों की कमाई दोनों बड़ी हैं और रिटेलर को यहाँ प्रॉपर्टी भी सस्ते में मिल रही है। सारे रिटेलर्स इस शहर को जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो कंज्यूमर है जो उनके प्रोडक्ट को चाहता है और यहाँ पे मॉल्स अभी एग्जिस्टिंग हैं और पाइपलाइन में भी मॉल्स हैं, तो मॉडर्न रिटेल यहाँ पे बढ़ने वाला है। हर ब्रांड जो इंडिया में आ रही है ये इन 10 शहरों के लिए रेडी है, लग्जरी को छोड़ के। कुछ दिन पहले ही JLL ने अपनी रिपोर्ट में रिटेल के सबसे पसंदीदा 20 शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ज्यादातर छोटे शहर ही हैं। इसमें अहमदाबाद, सूरत और चंडीगढ़ के साथ वडोदरा, नागपुर, कोयम्बतूर, लखनऊ, जयपुर, लुधियाना, कानपुर और रायपुर भी शामिल है। बड़े निवेशकों को भी छोटे शहरों में वैल्यू दिख रहा है। प्राइवेट इक्विटी फंड जैंडर की रिटेल कंपनी वर्चुअस रिटेल सूरत को देश के टॉप 9 अर्बन मार्केट्स में गिनता है। यही वजह है कि उन्होंने अपना पहला मॉल सूरत में खोला है और आगे चलकर अहमदाबाद में भी मॉल खोलने की तैयारी में है। तो वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक फेसबुक और ट्विटर पर आप हमसे जुड़े और हमारे पुराने एपिसोड आप YouTube पर देख सकते हैं। तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।